ये सेकेंड पार्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। इस पार्ट में हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट द साइक्लोट्रॉन एंड फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। तो इसको हम यहाँ पर स्टडी करेंगे इस वीडियो में। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं साइक्लोट्रॉन टॉपिक। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन। तो साइक्लोट्रॉन क्या है? साइक्लोट्रॉन इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू एक्सेलरेट द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लाइक प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। तो इसको एक्सेलरेट करने के लिए हम साइक्लोट्रॉन डिवाइस का यूज करते हैं। तो साइक्लोट्रॉन में केवल हम यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को ही एक्सेलरेट कर पा रहे हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रल पार्टिकल्स को हम एक्सेलरेट नहीं कर सकते हैं। अब इसका जो प्रिंसिपल है साइक्लोट्रॉन का, इन साइक्लोट्रॉन crossed electric field and magnetic field is used. Magnetic field moves the charge particle in circular path and high frequency electric field is used to accelerate the charge particle. तो इसका मतलब ये है कि साइक्लोट्रॉन में हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस्ड, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। और उस क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल को मूव करेगी इन सर्कुलर पाथ नंबर ऑफ टाइम्स एंड हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करेगी। जब चार्ज पार्टिकल कंटिन्यूअसली एक्सेलरेट होगा इट एक्वायर द एनर्जी, और उस एनर्जेटिक पार्टिकल को हम यूज करते हैं फॉर न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेशन। अब इसका कंस्ट्रक्शन पार्ट है साइक्लोट्रॉन का। तो इसमें साइक्लोट्रॉन में यहां पर ये दो हॉलो मेटालिक डिस्क दिखा रहे हैं, डिस्क D1 और D2 हैं, एंड इट इज प्लेस्ड बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हमने यहां पर इसको प्लेस किया है इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हमारी पास हो रही हैं फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है इट इज परपेंडिकुलर टू द डीज। अब डीज के जो एंड्स हैं, इन एंड्स को हमने कनेक्ट कर दिया है एक हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर के साथ, जिसमें जो डिस्क हैं, डिस्क D1 एंड D2 हैं, इनकी पोलरिटी कंटिन्यूअसली चेंज होती है। तो इसमें हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर हमने अटैच कर दिया है। फिर यहाँ पर एक पॉजिटिव आयन सोर्स को हम प्लेस करते हैं बिटवीन द डिस्क D1 एंड D2। तो यहाँ गिवन है जैसे डिस्क D1 एंड D2 आर डीज, और N और S मैग्नेटिक पोल्स ऑफ पीसेस हैं। W इसमें विंडो लगी है जहां से आफ्टर एक्सेलेरेशन चार्ज पार्टिकल बाहर निकलेगा एंड हिट ऑन द टारगेट। B मैग्नेटिक फील्ड है। इसका सेकेंड डायग्राम देखिए, इसमें डिस्क D1 D2 इस टाइप से दिखाया है, और उसको हमने एक हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से कनेक्ट कर दिया है। यहाँ जो ये लाइंस दिखा रहे हैं ब्लू कलर की, ये मैग्नेटिक फील्ड्स हैं जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हैं। अब पॉजिटिव आयन सोर्स प्लेस करते हैं बिटवीन द डीज। यहाँ पर देखिए जो रेड उससे दिखा रहे हैं, और उसके बाद पॉजिटिव आयन सोर्स को प्लस को हमने ब्लू कलर से दिखाया हुआ है। अब देखिए इसमें इस तरीके से ये मैग्नेटिक, ये जो चार्ज पार्टिकल है वो इस तरीके से हमारा सर्कुलर पाथ में घूम के बाहर आ रहा है। तो इसका फंक्शन क्या है? सपोज करते हैं कि इनिशियली जो डिस्क D1 है ये हमारी नेगेटिव चार्ज है, और जो डिस्क D2 है ये हमारी पॉजिटिव चार्ज है। ये हम सपोज करते हैं, या सपोज कर लें कि डिस्क D2 नेगेटिव है और डिस्क D1 पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ मूवमेंट स्टार्ट जो हुआ है वो D2 से स्टार्ट हुआ है। तो D2 अगर नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। D1 पॉजिटिव है तो ये चार्ज को रिपल करेगी। तो चार्ज पार्टिकल डिस्क D2 की तरफ अट्रैक्ट होगा और उसके अंदर एंटर करेगा। तो हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक सील्डिंग। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक सील्डिंग के अकॉर्डिंग इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। तो जैसे ही चार्ज पार्टिकल डिस्क D2 के अंदर जाएगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है इट विल बी जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वहां पर जीरो हो जाएगी। अब उसके बाद देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। तो चार्ज पार्टिकल सर्किल में घूम रहा है, और जैसे ही एक गैप पे पहुंचेगा, डिस्क D1 और D2 के बीच में एक गैप है, तो जैसे ही एक गैप पे पहुंचेगा डिस्क D1 और D2 की पोलरिटी चेंज हो जाएगी। D2 हमारा पॉजिटिव हो जाएगा और D1 हमारा नेगेटिव हो जाएगा। तो चार्ज पार्टिकल अब एंटर करेगा इनटू द डिस्क D1। D1 के अंदर अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फिर से वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा।
जैसे ही चार्ज पार्टिकल फिर गैप पे पहुंचा, अगेन द पोलरिटी चेंज्ड, मतलब डिस्क D1 पॉजिटिव एंड D2 नेगेटिव, तो चार्ज पार्टिकल अगेन एक्सेलरेट करेगा इनटू द डिस्क D2। तो इस तरीके से ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली रिपीट होगी और चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो लगातार बढ़ रही है। दैट मीन्स इट एक्वायर द एनर्जी, वो एनर्जी गेन कर रहा है और लगातार सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वो भी बढ़ रहा है। तो जब ये बिल्कुल एकदम लास्ट स्टेज में पहुंच जाएगा, जब सर्कुलर पाथ का रेडियस और डिस्क का रेडियस जब बराबर हो जाएंगे, तो एट दैट टाइम हम विंडो पे एक नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, जिससे चार्ज पार्टिकल मूव करेगा अवे फ्रॉम द डिस्क एंड हिट ऑन द टारगेट। तो इस तरीके से चार्ज पार्टिकल हमारा एक्सेलरेट करता है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि व्हाट इज द रेजोनेंस कंडीशन ऑफ साइक्लोट्रॉन। तो रेजोनेंस कंडीशन की बात यह होगी कि चार्ज पार्टिकल जब सर्किल में घूमता है और गैप पे पहुंचता है और उसी टाइम पे अगर पोलरिटी चेंज हो गई डिस्क की, तो दैट इज कॉल्ड द रेजोनेंस कंडीशन ऑफ साइक्लोट्रॉन। मतलब चार्ज पार्टिकल के गैप पे आने का टाइम और डिस्क की पोलरिटी चेंज होने का टाइम अगर दोनों मैच कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस कंडीशन ऑफ साइक्लोट्रॉन, और चार्ज पार्टिकल इसमें एक्सेलरेट करेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारा जो साइक्लोट्रॉन है वो वर्क नहीं करेगा। तो इसमें ये वर्किंग गिवन है, इसको आप लोग इजीली इसको पढ़ सकते हैं, ये किस तरीके से वर्क कर रहा है, और ये पूरा जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको हमने इसमें बता दिया है। अब बच्चों नेक्स्ट है इसमें थ्योरी ऑफ साइक्लोट्रॉन। तो थ्योरी ऑफ साइक्लोट्रॉन में है द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज पार्टिकल प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब अ सर्कुलर पाथ। कि जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करता है तो उस केस में चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा और उसके लिए जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है इट इज ऑब्टेन्ड बाय द मैग्नेटिक फोर्स। तो यहां पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसका फॉर्मूला है mv²/r एंड इट इज इक्वल टू QVB साइन 90 डिग्री। साइन 90 इसलिए दिखा रहे हैं बिकॉज चार्ज पार्टिकल इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो नेक्स्ट इसमें अगर हम वेलोसिटी फाइंड करें कि वेलोसिटी कितनी है चार्ज पार्टिकल की, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा सॉल्व करने पे QBr/m। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। इसमें जो b है मैग्नेटिक फील्ड है, q इज द चार्ज ऑफ द चार्ज पार्टिकल, स्मॉल r रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ जिसमें चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, m इज द मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल। नेक्स्ट है अगर इसमें हम फाइंड करते हैं कितना टाइम लगेगा चार्ज पार्टिकल को सेमी सर्किल कंप्लीट करने में, क्योंकि चार्ज पार्टिकल जब डिस्क के अंदर मूव करेगा तो इट फॉलो द सर्कुलर पाथ और वो सेमी सर्किल कंप्लीट करता है और उसके बाद पोलरिटी में चेंज आ जाएगा। तो अगर उसका हम टाइम पीरियड निकालें तो फॉर्मूला है उसके लिए πr/v। πr मतलब सेमी सर्किल का सरकमफ्रेंस है और v क्या है, स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल। v की वैल्यू अगर हम पुट करें सो वी गेट t इज इक्वल πm/qb। तो ये निकल आता है πm/qb। दिस इज द टाइम टेकन बाय चार्ज पार्टिकल टू कंप्लीट द सेमी सर्किल। अगर कंप्लीट सर्किल की बात करते हैं सो द टाइम कैपिटल T इज इक्वल टू 2t, इसका डबल कर देंगे एंड वी गेट t इज इक्वल 2πm/qb। इस फॉर्मूले में बच्चों कहीं भी वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल नहीं है। इसका मतलब द टाइम टेकन बाय चार्ज पार्टिकल टू कंप्लीट द सर्कुलर पाथ इट इज इंडिपेंडेंट ऑन द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो वेलोसिटी बढ़ने के साथ सर्कुलर पाथ का रेडियस बढ़ेगा, बट उसके गैप पे आने का जो टाइम है वो आपका कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। तो उसके बाद अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करें तो फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है एंड फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होगा QB/2πm। इसको बोलते हैं साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। तो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑन द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो इसका डेरिवेशन पूछता है एग्जाम में कि इस फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन डिराइव करिए एंड शो करिए कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑन द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो ये इसका फॉर्मूला आ जाएगा F इज इक्वल टू QB/2πm। दिस शोज दैट frequency is independent on the velocity of charge particle। अब बच्चों इसी साइक्लोट्रॉन में है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, कि पार्टिकल कितना मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी साइक्लोट्रॉन में गेन कर सकता है। तो उसके लिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम जानते हैं 12mv² है।
पीछे हम लोगों ने V का फॉर्मूला डिराइव किया, V इज इक्वल टू था क्यू बी आर अपॉन एम, स्क्वायर लगा है तो क्यू बी आर अपॉन एम का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करें, सो वी गेट हाफ क्यू बी क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम, ये हमको मिल जा रहा है। तो यहां से ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है चार्ज पार्टिकल की, अगर उसके सर्कुलर पाथ का रेडियस आर है तो जो मैक्सिमम एनर्जी गेन करेगा उसके लिए स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर होगा। कैपिटल आर है रेडियस ऑफ डीज, मतलब सबसे मैक्सिमम सर्किल वो कितना बना सकता है, तो वो मैक्सिमम एनर्जी आ जाएगी उसके लिए। तो स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर हो जाएगा। तो यहां से जो फॉर्मूला मिलेगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय चार्ज पार्टिकल इन साइक्लोट्रॉन, इट इज इक्वल हाफ क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर बाई एम हो जाएगा। तो ये आ जाता है इसके लिए। अब आता है कि कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं साइक्लोट्रॉन की, कि साइक्लोट्रॉन में हम किस तरीके से चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कर सकते हैं और क्या उसकी लिमिटेशन है। तो पहली लिमिटेशन ये है कि अगर हम चार्ज पार्टिकल को कंटिन्यूअसली एक्सेलरेट करें तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन रिलेटिविस्टिक प्रिंसिपल, मास ऑफ मूविंग चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू m नॉट इज द रेस्ट मास ऑफ चार्ज पार्टिकल डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर पावर 1/2। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगी, सो द मास ऑफ मूविंग चार्ज कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस। तो अगर मास अगर बढ़ेगा तो जो हमने फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पढ़ा है QB अपॉन 2πm, वहां पर फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन वो चेंज हो जाएगी। तो अगर फ्रीक्वेंसी में चेंज आ गया तो चार्ज पार्टिकल के गैप पे आने का टाइम और डीज की पोलरिटी चेंज होने का टाइम मिसमैच कर जाएगा, सो चार्ज पार्टिकल कैन नॉट फर्दर एक्सेलरेट। इस प्रॉब्लम को ओवर करने के लिए यूज करते हैं साइनक्रो साइक्लोट्रॉन। तो साइनक्रो साइक्लोट्रॉन में क्या करते हैं, जैसे ही हमारा मास चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, और साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी अगर चेंज हो रही है तो उसको फिर से उसी लेवल पे लाने के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर सकते हैं या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं, जिससे फिर से साइक्लोट्रॉन हमारा रेजोनेंस कंडीशन में आ जाता है। तो साइनक्रो साइक्लोट्रॉन यूज करके इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं, ये इसकी पहली लिमिटेशन है। सेकेंड लिमिटेशन है कि इसमें साइक्लोट्रॉन में हम किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं कर सकते हैं या न्यूट्रल पार्टिकल को हम एक्सेलरेट नहीं कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन इट इज अ वेरी लाइट पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन बहुत लाइट पार्टिकल है, अगर हम इसको स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करें तो बहुत लार्ज उसमें एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होगा एंड इट मूव्स आउट ऑफ स्टेप, और वो स्टेप से बाहर चला जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट एक्सेलरेट बिकॉज ऑफ वेरी लाइट मास। न्यूट्रल पार्टिकल कैन नॉट एक्सेलरेट इन साइक्लोट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रल पार्टिकल को अगर हमें एक्सेलरेट करना है तो वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि यहां पर चार्ज पार्टिकल चाहिए, अदरवाइज इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी रोल नहीं होगा। तो न्यूट्रल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन्स, इन सबको हम इसमें एक्सेलरेट नहीं कर सकते हैं। अब आता है यूज ऑफ साइक्लोट्रॉन, कि इसका हम यूज क्या करते हैं। तो साइक्लोट्रॉन को यूज हम करते हैं फॉर न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेशन, कि किसी भी न्यूक्लियस को अगर हमें डिसइंटीग्रेट करना है तो उसके लिए हम साइक्लोट्रॉन को यूज करते हैं, कि वहां एनर्जेटिक जो चार्ज पार्टिकल निकलता है इट इज इंसिडेंट ऑन द न्यूक्लियस टारगेट, और वो उस न्यूक्लियस को डिसइंटीग्रेट कर देगा, जिससे हम उसके फंडामेंटल पार्टिकल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये हमारा साइक्लोट्रॉन टॉपिक कवर होता है इसमें। अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करें तो उस पर जो फोर्स एक्ट होगा उसका हमें फॉर्मूला डिराइव करना है। तो यहां पर देखिए इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहे हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, पैरेलल लाइन से दिखा रहे हैं। इसमें हमने एक कंडक्टर को प्लेस किया है और इसमें कंडक्टर में आई करंट फ्लो हो रही है, तो उस पर कितना फोर्स एक्ट होगा ये हमें फाइंड करना है। इसका मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल थीटा है इस कंडक्टर का। तो यहां जो लेंथ स्मॉल एलिमेंट इसका हम ले रहे हैं उसकी लेंथ हमारे पास dl है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है करंट के अपोजिट, ये हम दिखा रहे हैं, और उसकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की वो vd है। तो इस टाइप से हमने दिखाया, और जो करंट की डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के जस्ट अपोजिट है, कि देख रहे हैं करंट हमारी नीचे की तरफ आ रही है
तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो इन पर जो फोर्स एक्ट होगा उसको हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग फाइंड कर सकते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स यहां पर हम देख रहे हैं, हर एक इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लग रहा है बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और उसकी डायरेक्शन कहां पर है, ऊपर की तरफ है। ये हम दिखा रहे हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। तो यहां देखिए जो फोर्स एक्ट होगा ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, उसके लिए जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था F इज इक्वल टू क्यू वी बी पढ़ा है। तो Q के प्लेस पर बच्चों E हो गया है और इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD है। तो माइनस E VD वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इट इज इक्वल टू फोर्स F। तो इलेक्ट्रॉन पर इतना फोर्स एक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ईच इलेक्ट्रॉन पे। यहां पर हम सपोज करते हैं कि इस कंडक्टर में नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्मॉल n है। नंबर डेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, वो हमारे पास स्मॉल n है। एरिया इसका कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। स्मॉल एलिमेंट जो है उसकी लेंथ हमारे पास dl है। तो उस केस में जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे स्मॉल एलिमेंट में वो NaDl हो जाएंगे। ADl क्या है बच्चों, वॉल्यूम हो जाएगा, और n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है। तो जो टोटल फोर्स एक्ट होगा स्मॉल एलिमेंट पे वो dF वेक्टर इज इक्वल टू NaDl, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। और एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा था माइनस E VD वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। इसको हम और सॉल्व करें, अगर dl वेक्टर को हम वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें और vd को हम बाहर ले लें स्केलर फॉर्म में, तो ये माइनस साइन हमारा यहां से रिमूव हो जाता है। यहां माइनस लगा है, इसको हम रिमूव कर देंगे, यहां माइनस नहीं होगा, आप लोग इसको हटा देंगे। तो आ जाएगा NeaVd dl वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, क्योंकि dl वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होगी टू द vd वेक्टर, उसके अपोजिट है। तो यहां से हमको जो रिजल्ट मिलेगा NeaVd जो है इट इज इक्वल टू I, करंट के इक्वल है। तो I इंटू dl वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, ये आ जाएगा। इसको हम और सॉल्व करें या इंटीग्रेट कर लें, तो इंटीग्रेट करने पे जो हमको रिजल्ट मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ df f हो जाएगा, और सॉल्व करने पे फाइनल रिजल्ट मिलेगा I L वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, और इसको हम लिख सकते हैं ILB साइन थीटा। तो F इज इक्वल टू LIAB साइन थीटा। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाता है फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर थीटा की वैल्यू 90 है तो मैक्सिमम फोर्स लगेगा, और फॉर्मूला हो जाएगा BIL या LIB, ये इसका फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा। थैंक यू।